So next topic is 4 dimensions that are useful for analyzing the different initiatives of EPS. Again, I repeat, another topic is 4 dimensions that are useful for analyzing the different initiatives of EPS. अगर हम different types of electronic payment system बनाना चाहते हैं तो कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे. सो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स को इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट डायमेंशंस. राइट यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स डिसाइड किए ना वो तो ईपीएस को डिजाइन करने के लिए, मतलब दिस पॉइंट्स आर टेक्निकल पॉइंट्स. राइट लेकिन यहाँ पे जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जो डायमेंशंस डिस्कस करेंगे, वो दिस पॉइंट्स आर थियोरेटिकल पॉइंट्स के जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे. राइट Okay, so the first dimension is the nature of transaction for which the instrument is designed. यहाँ पे instrument का meaning है the medium, that is e-cash है, e-check है, credit card है, debit card है, that is known as instrument over here. राइट मतलब फर्स्ट डायमेंशन के अंदर हमें ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हम ये इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर रहे हैं. टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या, माइक्रो ट्रांजैक्शन है या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जनरल ट्रांजैक्शन है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांसफर के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है. राइट दीज आर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स. सो ये फर्स्ट डायमेंशन के अंदर हमें पहले तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन तय करना पड़ेगा कि कौन से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, मतलब कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हम ये ईपीएस का इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं. दैट इज अ काइंड ऑफ ईपीएस हम बनाना चाहते हैं. राइट सो पहले तो हमें ये देखना, बिकॉज हमने अभी तक जो भी सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पढ़ी ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने देखा कि ओके कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऐसी है कि जिसके अंदर माइक्रो ट्रांजैक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, कोई ऐसी है कि जिसके अंदर हम ये सर्विस चार्ज किस हिसाब से लेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड. राइट फ्लैट फी लेंगे या फिर ट्रांजैक्शन फी लेंगे या फिर रैंडम चार्जेस लेंगे. राइट सो दीज आर द थिंग्स कि पहले तो हमें ट्रांजैक्शन का नेचर तय करना पड़ेगा कि हमारा ईपीएस है वो माइक्रो पेमेंट सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा. हम कोई स्पेसिफिक सिर्फ फंड ट्रांसफर के लिए ये ईपीएस डिजाइन करना चाहते हैं या फिर हम ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी हम ये ईपीएस यूजर यूज कर सकते हैं वैसा बनाना चाहते हैं. राइट सो दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन कि हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा. राइट सेकंड डायमेंशन, second dimension is the means of settlement use. Again I repeat, second dimension is the means of settlement use. इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज करके हम पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन बाय द एंड हमें वो पर्टिकुलर अमाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज अभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारे बिहाफ पे किया है. इट मीन्स अगर हम ये ईपीएस के टर्म्स में बात करें, देन टोकन मस्ट बी बैक्ड बाय समथिंग. अगेन आई रिपीट, टोकन मस्ट बी बैक्ड बाय समथिंग. बैक्ड बाय समथिंग मतलब कि अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारे बिहाफ पे तो पेमेंट कर दिया है, लेकिन हम क्या गारंटी देंगे, हम किस हिसाब से ये ट्रांजैक्शन को सेटल करेंगे, वो भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम ईपीएस बनाना चाहते हैं तो हम कौन सी चीज सेटलमेंट के लिए अग्री करेंगे. पेपर कैश हम ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड मतलब दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड हो वो भी हम ले सकते हैं, डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं. राइट इन शॉर्ट चेक भी ले सकते हैं, ऑब्वियसली चेक भी ले सकते हैं. इन शॉर्ट हमें ये सेटलमेंट किस हिसाब से होगा वो हमें तय करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई पेमेंट करते हो, राइट तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपने जो पेमेंट किया है स्टूडेंट्स, वो आपका मतलब आपके अकाउंट में से उतने मनी डिडक्ट नहीं हुए हैं. आपके पास जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्रेडिट कार्ड इश्यू करके दिया था, उसकी जो लिमिट थी उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट होके मर्चेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो गए.
लेकिन अभी तक आपने वो पे नहीं किया है। वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी ना, कि जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करके दिया था, उसने पेमेंट किया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाय द एंड ऑफ द मंथ वो जो पेमेंट स्टेटमेंट आएगा, राइट, उसके हिसाब से आपको उतना अमाउंट वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा। तो वो आप चेक का यूज करके भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो उसका यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। या फिर कोई आपके पास ई वॉलेट है, फॉर एग्जांपल पेटीएम, तो उसका यूज करके भी वो बिल सेटल कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बनाते हैं तो हम कौन से टाइप का सेटलमेंट अग्री करेंगे, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ओके, आप सिर्फ चेक का यूज करके ही पेमेंट कर सकते हो। अगर हम ऐसा डिसाइड करें, इट मींस कि जो बायर है, दैट इज पेयर है, कि जिसने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट किया है, राइट, उसे चेक ही देना पड़ेगा टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू सेटल दिस अकाउंट, right? So that is the second dimension, that is means of settlements used. Third is very important, approach to security, anonymity and authentication, right? कौन से टाइप की सिक्योरिटी हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, राइट, एनक्रिप्शन करना पड़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर एनोनिमिटी का फीचर रखना है कि नहीं रखना है। अगर रखते हैं तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, नहीं रखते हैं तो उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है। तो हमें उस हिसाब से सोच के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर एनोनिमिटी का फीचर हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, राइट। सिक्योरिटी, किस हिसाब से हम हमारे यूजर के ट्रांजैक्शन की प्राइवेसी रखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, तो वो भी हमें वहां पे तय करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन रिलेटेड हम किस हिसाब से यूजर के पास से उनके क्रेडेंशियल्स कलेक्ट करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, या फिर यूजर नेम पासवर्ड और मोबाइल नंबर देते हैं तो उसके ऊपर ओटीपी आएगा, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। एनक्रिप्शन तो हम करेंगे ही ताकि इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहे, राइट, प्राइवेट रहे। सो दीज आर द अप्रोचेस कि हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एनोनिमिटी हमें इंप्लीमेंट करनी है कि नहीं करनी है, उसके रिलेटेड ऑथेंटिकेशन हमें किस हिसाब से हम देंगे, कौन से अप्रोच का यूज करके हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट, वो सारी चीजें भी हमें यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। So that is the third dimension within EPS. And the fourth dimension is the question of risk. हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम देखे स्टूडेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर कोई ना कोई टाइप का रिस्क है ही, राइट। थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु अज्यूम्स व्हाट काइंड ऑफ रिस्क एट व्हाट टाइम, कौन रिस्क एज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई डिस्प्यूट हुआ है, राइट, बायर ऐसा कहता है कि ओके मैंने इसके रिलेटेड पेमेंट तो कर दिया है लेकिन मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली है, राइट। तो अब ये डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, इसके रिलेटेड रिस्क कौन बेयर करेगा। बायर ने तो पे कर दिया है, राइट, मर्चेंट बोल रहा है कि मैंने तो प्रोडक्ट सेंड कर दिए लेकिन बायर को मिली नहीं है, तो अब ये सेटलमेंट कैसे होगा, बायर को रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज द रिस्क, राइट। मतलब किस टाइप के ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से टाइप का डिस्प्यूट हुआ है और वो डिस्प्यूट के वक्त हम किस हिसाब से ये सारी चीजें रिजॉल्व करेंगे, वो भी हमें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, वी हैव टू डिसाइड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर फॉर एग्जांपल रुपीज में पे करना चाहते हैं लेकिन मर्चेंट रुपीज में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टाइम डिले है यहाँ पे, कि मर्चेंट ने ऑनलाइन शॉपिंग किया था और फिजिकल प्रोडक्ट उसने शॉपिंग करते वक्त ही पेमेंट कर दिया था, सॉरी मर्चेंट नहीं, बायर ने ऑनलाइन शॉपिंग किया है, राइट, और शॉपिंग करते वक्त ही उसने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन ऑब्वियसली वो पेमेंट ट्रांसफर हो गया है मर्चेंट के अकाउंट में, लेकिन अभी तक बायर को वो प्रोडक्ट नहीं मिली है। सो पेमेंट कर दिया लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिली, राइट, वो दोनों के बीच में भी टाइम लैप्स होगा बिकॉज स्टूडेंट्स फिजिकल प्रोडक्ट है, राइट, वो फिजिकल प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन वो वहां पे भी रिस्क है कि अगर प्रोडक्ट नहीं मिली तो ये रिजॉल्वमेंट कैसे होगा,
राइट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर पहले से सोच के रखने पड़ेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 डायमेंशंस के जो हमें ध्यान में रखने हैं related to electronic payment system, right? All right.